नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के महत्वपूर्ण 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय के बच्चों का पेपर लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय का भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है और खास करके आपका राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, इन सभी में जो माइनर का पेपर होता है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का माइनर का पेपर, ये सब जो ऑब्जेक्टिव होता है तो माइनर वालों के लिए और मेजर वालों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके आपका जो चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर का ऑब्जेक्टिव हो रहा है। इन दोनों के लिए, मेजर के लिए और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के माइनर के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम तीव्र गति से फिजिकल जियोग्राफी के 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक थे। निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे बेटा? लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? तो ज्वारीय परिकल्पना किसने दी है बेटा? जेम्स जीन ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, बिग बैंग परिकल्पना यानी बिग बैंग हाइपोथेसिस के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेमेंटेरे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अद्वैतवादी संकल्पना के प्रमुख विद्वान कौन से हैं? अद्वैतवादी यानी कि जो एक ही तारे से उत्पत्ति मानते हैं ब्रह्मांड की, उनके बारे में। तो अद्वैतवादी संकल्पना के प्रमुख प्रतिपादक विद्वानों में शामिल हैं इमैनुअल कांट, लाप्लास, रॉस, लॉकियर, ये सब। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटो स्मिड ने अपनी अंतरतारक धूर परिकल्पना किस वर्ष प्रतिपादित की थी? ऑटो स्मिड ने अपनी अंतरतारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। कब बेटा? कब किया था? 1943 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के संबंध में अप्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के अप्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आपका घनत्व, दबाव और तापमान, ताप, दाब और घनत्व आते हैं। ठीक है, प्रेशर, डेंसिटी एंड आपका टेम्परेचर, इसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। सबसे सटीक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हमको भूकंपीय तरंगों के माध्यम से मिलती है। भूकंपीय तरंगों को हम मापते किससे? सिस्मोग्राफ से मापते हैं, रिक्टर स्केल के आधार पर। ठीक है, प्रश्न आपका आ चुका है, रासायनिक संगठन के आधार पर किस विद्वान ने पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया था? रासायनिक संगठन के आधार पर किस विद्वान ने पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा है? उनका नाम है एडवर्ड स्वेस। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे काट करके निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसे हम पृथ्वी को काट करके यहाँ से पृथ्वी से यहाँ पृथ्वी का बीचों बीच स्थान मान लेते, ये है, यहाँ से इसको निकालेंगे तो ऐसा आपका निकलेगा कुछ इस तरीके से पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा ये वाला है, ये वाला, इसको कहा उन्होंने कौन सा? उन्होंने कहा क्या? सियाल कहा उसको, यानी SIAL, सियाल कहा इसको। ठीक है, सियाल माने क्या होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता इस वाले परत में थी। ठीक है, इसीलिए इसको सियाल कहा गया, ऊपरी परत। फिर नीचे वाली परत आती है, ये वाली परत। इस परत को इन्होंने क्या कहा? सीमा कहा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता यहाँ पर आपको दिखती है। और इसको अगली को क्या कहा? निफे कहा, सबसे नीचे वाले पार्ट को NIFE, निफे कहा। निफे माने क्या होता है? निकल और फेरस, यानी कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो एकदम से जो कोर होता है आपका, उस वो निफे है। जो बीच वाला है यानी कि मेंटल है, उसमें सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व जो है ज़्यादा है। और जो ऊपर वाली परत है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्व ज़्यादा हैं, इसीलिए सियाल, सीमा, निफे, ये 3 पार्ट बांटा। ऊपर वाली परत को क्रोड कहते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्रोड। बीच वाली को मेंटल कहा जाता है। ठीक है, और सबसे आखिरी वाले को कोर कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एडवर्ड स्वेट ने रासायनिक आधार पर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया है, सियाल, सीमा और निफे 3 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, चेम्बरलिन मोल्टेन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग किस अवस्था में है? तो चेम्बरलिन मोल्टन के ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार
पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो आपका पड़ता है ठोस अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से भूकंप की कौन सी लहर तरल भाग में लुप्त हो जाती है? तो भूकंपीय जो एक प्रकार से सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ये तरल पदार्थ जब आता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में, तो यस तरंगे जो होती हैं लुप्त हो जाती हैं। और जहाँ पर यस तरंगे लुप्त होती हैं वहीं पर हम पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर यहाँ पर तरल अवस्था में पृथ्वी विद्यमान है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न देखेंगे। वलन किस बल का परिणाम है? वलन किस बल का परिणाम है बेटा? तो वलन जो होता है संपीड़न बल का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, डेल्टा नदी के किस तरह के कार्य का परिणाम है? नदी जो होता है जब निक्षेपण करती है यानी अपने मलबे को छोड़ती है, उसी मलबे से डेल्टा का निर्माण होता है। तो नदी का निक्षेपणात्मक कार्य होता है ये। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाकी गोखुर झील वगैरह या फिर जो है झरना जो आपका बी सेप घाटी वगैरह का निर्माण अपरदनात्मक कार्य की वजह से बनता है। अगला क्वेश्चन से, टेलीग्राफ पठार किस महासागर में स्थित है? टेलीग्राफ पठार जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, मासिक औसत तापमान के आधार पर कोपेन ने जलवायु के कितने वर्ग बताए हैं? बताएं। कोपेन के प्रश्न है, मासिक औसत तापमान के आधार पर कोपेन ने जलवायु के कितने वर्ग बताए हैं? तो 5 वर्ग बताए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, कोपेन के अनुसार बी वर्ग की जलवायु का आशय क्या है? कोपेन के अनुसार बी वर्ग की जलवायु का आशय है शुष्क जलवायु। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदलने वाली पवन कौन सी है? तो मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदलने वाली पवन को हम लोग मानसून कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, अभिवाहिनिक व्युत्क्रमण होता है। अभिवाहिनिक व्युत्क्रमण वायु के संपीड़न से होता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये रिवीजन क्लास चल रही है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेगा। प्रवाल भित्तियों का अवतलन किस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? प्रवाल भित्तियों के अवतलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, सागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? सागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान। गहरे सागरीय मैदान सबसे बड़े भाग होते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है महासागर के जैसे महासागर में आप प्रवेश करते तुरंत थोड़ा सा एरिया जहाँ पर मछली वगैरह पाली जाती है, मछली वगैरह होती हैं। ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो महाद्वीपीय ढाल पड़ेगा, फिर और उससे नीचे जाएंगे तो गहरे सागरीय मैदान पड़ेगा, उससे और गहरे जाएंगे तो महासागरों में महासागरीय गर्त पड़ेगा। दुनिया का सबसे गहरा गर्त जो है वो कौन सा है? मेरियाना गर्त है। अगला प्रश्न ही पूछ लिया गया, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मेरियाना गर्त है, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। 11,033 मीटर गहरा गर्त है ये, लगभग में 11 किलोमीटर गहरा गड्ढा है समुद्र में। इसी गर्त को ट्रेंच कहते हैं या इसको डीप कहा जाता है अंग्रेजी में। पृथ्वी के समस्त महासागरों का औसत तापमान, पृथ्वी के समस्त महासागरों का औसत तापमान कितना होता है बेटा? तो पृथ्वी के समस्त महासागरों का औसत तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। टॉप 200 प्रश्न, टॉप 200 MCQs के बारे में चर्चा होनी है। ऐसे ही तीव्र गति से मैं चर्चा करता रहूंगा। ये लेक्चर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र एक वीडियो देख रही है, पूरा का पूरा पेपर फंसा दूंगा इसी से। चले अगला क्वेश्चन से, पिछले 3 सालों में पूछे गए प्रश्न है, चाहे वो CCSU का हो, चाहे DDU का हो, चाहे आपका माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर का हो, चाहे आपका राम मनोहर लोहिया वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल या फिर आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का माइनर का पेपर हो, सभी में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, माइनर में ऑब्जेक्टिव होता है या कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है, जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल की शाखा कौन सी नहीं बेटा? जनसंख्या भूगोल जो है ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं बल्कि मानव भूगोल की शाखा है। बाकी जलवायु भूगोल, भूआकृति विज्ञान और समुद्र विज्ञान, ये सारे विज्ञान जो हैं आपके भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, जबकि जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। अगला क्वेश्चन से, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था डटन महोदय ने, प्रोफेसर डटन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से,
किस विद्वान ने पृथ्वी को सियाल, सीमा और निफे परतों में विभाजित किया? तो सियाल, सीमा और निफे मैंने अभी अभी आपको बताया था, एडवर्ड स्वेस महोदय ने किया था रासायनिक तत्वों के आधार पर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता, निफे में आपका होता है निकल और फेरस की अधिकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत क्रोड में समाहित होता है? क्रोड क्या होता है पृथ्वी का आंतरिक संरचना का? क्रोड आपका ये होता है ऊपर वाला, बीच वाला मेंटल होता है, और सबसे गहरा जो वाला पृथ्वी का अंदर का भाग होता है उसको हम कोर कहते हैं। तो ये होता है कोर, ये होता है आपका मेंटल, ठीक है, और ये होता है आपका क्रोड। क्लियर? तो आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत क्रोड समाहित करता है? तो कितना प्रतिशत क्रोड में समाहित होता है बेटा? कम से कम 20%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिनव मत के अनुसार, अभिनव माने होता है नए मत के अनुसार, कौन सी पृथ्वी की परत सबसे अधिक गहराई में पाई जाती है? तो पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई में परत जो पाई जाती है परपटी है, भूपरपटी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जलीय भाग को क्या नाम दिया गया? तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जलीय भाग को पैंथालासा, और जो है जो स्थल खंड था उसको पैंजिया कहा गया। तो स्थल खंड अगर पूछेगा तो पैंजिया कहा गया। सागर पूछे महासागर कौन सा था उस समय, तो एक ही सागर था, वो था आपका पैंथालासा। यही आपका पैंजिया जो था दो भागों में बट गया टेथीज भूसन्नति की वजह से। एक ऊपर वाला जो भाग था उसको लारेसिया यानी अंगारा लैंड कहा गया, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक विषय का केंद्र बिंदु भूगोल की किस शाखा को कहते हैं? बताएं। भौगोलिक प्रश्न अच्छा पूछा गया आपसे, भौगोलिक विषय का केंद्र बिंदु भूगोल की किस शाखा को कहते हैं? तो भूगोल की भौतिक शाखा को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित हैं। उच्चावच माने से पहाड़ पर्वत, ठीक है, महाद्वीप महासागर, ये सब उच्चावच ही होते हैं। ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में शामिल नहीं है, पूछा गया है ना। प्रश्न क्या है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित नहीं है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान, ये सब द्वितीय श्रेणी में आते हैं। जबकि इंसलबर्ग जो होता है ये आपका इसमें नहीं था, तृतीय श्रेणी में आ सकता है ये, क्योंकि इसका निर्माण जो है कि इंसलबर्ग का निर्माण हवाओं के अपर्दन से होता है। ठीक है। इंसलबर्ग एक ऐसे लंबा लंबा एक प्रकार से इसे वो हो जाता है खंभा टाइप का, रेतीले इलाकों में हवा आती है उड़ा करके ले जाती है, और कुछ जो मेन जो चट्टानें रह जाती है बच जाती हैं, और किनारे किनारे की चट्टानें सब झड़ जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल की शाखा इनमें से कौन सी नहीं है? भूगणित है, जैव भूगोल है, मृदा भूगोल भी भौतिक भूगोल में आ जाता है, जबकि अधिवास भूगोल जो है मानव भूगोल का हिस्सा है। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तापमान, भूकंप और घनत्व, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेंटल की कोर से विभाजित करने वाली असंबद्धता कौन सी है? तो मेंटल को कोर से विभाजित करने वाली असंबद्धता होती है, उसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या नाम है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है। गुटेनबर्ग ने इसको खोजा था, इसलिए इसको गुटेनबर्ग संबद्धता कहते हैं। संबद्धता सॉरी असंबद्धता वह इलाका होता है जिसमें दो चीजों के बीच में डिफरेंस आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, कथन संबंधित है? बताएं। विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, यह कथन प्राट महोदय ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, वेगनर ने पैंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि को क्या कहा? उसको पैंथालासा कहा था। ठीक है। टेथीज सागर के द्वारा क्या नाम है, लारेसिया और गोंडवाना लैंड यानी अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड अलग अलग हुए थे। वेगनर ने महाद्वीपों के तटों में समानता का कारण क्या दिया है? जिगसा फिट दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर इसको जो है जोड़ा जाए महाद्वीपों को, खास करके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को आपस में जोड़ दिया जाए तो फिर से चिपक जाएंगे। ठीक है, एक ही जैसे प्रतीत होंगे। इनमें से कौन सी लघु प्लेट है यानी छोटी प्लेट कौन सी है? छोटी प्लेट कौन सी है बेटा? इनमें से नजका प्लेट छोटी प्लेट है, बाकी अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट बड़ी प्लेटें हैं। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटों का संचलन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? प्लेटों का संचलन 3 प्रकार से होता है। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, एक होता है आपका मतलब कि एक होता है आपका प्लेटें जब एक दूसरे की दिशा में ऐसे आ रही होती हैं। ठीक है। ये होता है एक प्लेटें जब एक दूसरे की दिशा से दूसरी ओर जा रही होती हैं। ठीक है। और एक होता है कि प्लेटें जो होती हैं वो एक दूसरे के एकदम बगल बगल से होकर के गुजर जाती हैं। ठीक है, रगड़ते हुए।
तो इन तीनों स्थितियों में जो है भूकंप वगैरह आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन से पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनते हैं? पर्वत और घाटियां सब ऊर्ध्वाधर संचलन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टूजो विल्सन साहब ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल के अध्ययन में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं होता? भौतिक भूगोल के अध्ययन में क्या सम्मिलित नहीं होता बेटा? भौतिक भूगोल के अध्ययन में क्या सम्मिलित नहीं है इनमें से? देखिए, वायुमंडल का अध्ययन संकलित करते हैं हम, स्थल मंडल का भी अध्ययन करते हैं, और कृषि का अध्ययन हम लोग करते हैं कि नहीं? कृषि का भी अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम कर लेते हैं क्या? समुद्र का भी अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल में, समुद्र का भी अध्ययन करते हैं, कृषि का अध्ययन यहाँ पर नहीं करते। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मत्स्य युग किसे कहते हैं? मत्स्य युग, मत्स्य युग जो है डिवोनियन युग को मत्स्य युग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में की असंबद्धता क्या कहलाती है? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की असंतता या असंबद्धता कहलाती है कोनार्ड असंबद्धता। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्लेट के किनारे कितने प्रकार होते हैं? प्लेट के किनारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के प्लेट के किनारे होते हैं। ए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महाद्वीपीय निमग्न तट के पश्चात समुद्र की ओर पाया जाता है, तो महाद्वीपीय मग्न ढाल पाया जाता है। सबसे पहले क्या पाया जाएगा? जब समुद्र में आप प्रवेश करेंगे तो महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाएगा। उसके बाद में महाद्वीपीय मग्न ढाल पाया जाएगा। फिर आपका महासागरीय मैदान पाए जाएंगे। फिर महासागरीय गर्त पाए जाएंगे। महासागरीय कटक क्या होते हैं बेटा? महासागरों में जो पर्वत होते हैं उन्हें कटक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक कटक है जो कि ये साकृति का है। ठीक है, सबसे फेमस वही है। प्रश्न आपका आ चुका है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था बेटा? इरेटास्थनीज ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता कहा जाता है किसको बेटा? हिकेटियस को भूगोल का पिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटास्थनीज को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है? भूगोल का सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भू प्लस गोल बराबर गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, जियोग्राफिया माने होता है वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन। जियो एंड ग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है जियोग्राफी, जियोग्राफिया शब्द से। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था किसने? एनेक्सिमेंडर ने। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है, यह कथन किसका है बेटा? रिचथोफन का है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच निम्न में से कौन है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच इनमें से आपका पर्वत, पठार, मैदान, झील ये सब होते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है भैया? तो अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। डेटम रेखा क्या है बताएं? डेटम रेखा जो होती है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसे ऊंचाई और गहराई की माप होती है, उसी को बोलते हैं डेटम रेखा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस के विकास का समय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस के विकास का समय इनमें से कौन सा है? तो होमोसेपियंस के विकास का समय जो है प्लीस्टोसीन युग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। महाद्वीप और महासागरों की वर्तमान स्थिति किस काल में विकसित हुई? तो ये हुई थी किस काल में? नूतन महाकल्प में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में दक्कन का पठार पर लावा का फैलाव कब हुआ? भारत में दक्कन के पठार पर लावा का फैलाव हुआ था इयोसीन काल में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, स्तनधारी जीवों को विकास की घटना का संबंध है? स्तनधारी जीवों को विकास की घटना का संबंध है, बताएं किस काल से है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्तनधारी जीवों को विकास की घटना का संबंध किस काल से है? त्रियोसिक काल से। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मानव का पूर्वज प्रथम कपि पुच्छहीन बानर उद्भव किस काल की विशेषता है? मानव का पूर्वज प्रथम कपि जो है यानी एपी पूच्छहीन बानर, इसका जो उद्भव हुआ है ये ओलिगोसीन शक में हुआ है।
ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंतिम महाकल्प नियोजोइक इरा की काल अवधि कितनी है? नियोजोइक महाकल्प या अंतिम महाकल्प 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के आज तक का समयकाल अंतिम महाकल्प के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है बेटा? अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है देशांतर रेखाओं की संख्या। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर जो इस तरीके से होती हैं, ये रेखा अक्षांश रेखा है, और पृथ्वी पर जो लंबी लंबी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर इस तरीके से, ठीक है, वो रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा ग्लोब पर कल्पित रेखाएं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इन्हीं को मिलाती हैं रेखाएं। ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी पर होती हैं। तो ये हो गई आपकी देशांतर रेखाएं। अच्छा, अक्षांश रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें बेटा, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ग्लोब पर कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा के सहारे पूरब से पश्चिम में वृत्त बनाती है। यानी कि ये पृथ्वी है, ऐसे ऐसे ये वृत्त ऐसे ये रेखाएं बनाती हैं इस तरीके से, यानी कि ये रेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, चंद्रमा की पृथ्वी से कुल औसत दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से कुल औसत दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा से पृथ्वी की। डी ऑप्शन। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो ज्वालामुखी, उद्गार और भूकंप के प्राकृतिक स्रोत हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना निफे में किन तत्वों की प्रधानता होती है? निफे में निकल और फेरस। ठीक है, निकल और जो है फेरियम या फेरस। ए ऑप्शन निफे सबसे गहरी परत। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है? तो पृथ्वी के केंद्र का घनत्व जो होता है वो कितने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है? 13 से लेकर के 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस काल को उभय चरों का युग माना जाता है? उभय चरों का युग किस काल को मानते हैं बेटा? उभय चरों का युग मानते हैं कार्बोनिफेरस युग को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? एडविन हब्बल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति किस युग की चट्टानों के द्वारा हुई है? बताएं, सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति जो है किस युग की चट्टानों के द्वारा हुई है? तो चट्टानें हैं कैम्ब्रियन शक की अवसादी चट्टानें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति का विकास क्रम। मानव जाति का विकास क्रम आपका कैसे हुआ है? पहले मछली का विकास हुआ है, मछली के बाद में फिर विकास हुआ उभयचरों का, फिर सरीसृप बने, फिर मानव का विकास हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं अवतार में भगवान विष्णु का अवतार पहले मछली का अवतार होता है, फिर वो क्या बनते हैं? कछुआ बनते हैं, जो उभयचर है, जो पृथ्वी पर भी रह सकता है और वहाँ पर भी रह सकता है। फिर उसके बाद में वो अलग अलग अवतार धारण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमाव हुआ किस युग में हुआ था? तो क्रिटेशियस युग में हुआ था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे बेटा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बिल्कुल, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन अल्पाइन पर्वत नहीं है? अल्पाइन पर्वत कौन सा नहीं है? अपलेशियन पर्वत अल्पाइन नहीं है, बाकी रॉकीज, हिमालय, एंडीज ये सब अल्पाइन पर्वत होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, भूसन्नति क्या होती है? जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन उथला या सकरा जलीय भाग जिसकी तलछट में अवसादों का जमाव या धसाव होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वत निर्माण के लिए भूसन्नति सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? पर्वत निर्माण के लिए भूसन्नति सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो क्रोबर महोदय ने दिया है भूसन्नति का सिद्धांत। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बेटा? बिल्कुल सी ऑप्शन डेली महोदय हैं। ए ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भूसन्नति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? भूसन्नति शब्द का प्रयोग बताएं। भूसन्नति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया है? तो डाना ने किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संवहन तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? संवहन तरंग का सिद्धांत दिया है होम्स ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भूसंतुलन यानी आइसोस्टेसिस किस भाषा का शब्द है?
आइसोस्टेसी जो भाषा का शब्द है बेटा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। टॉप 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही, तीव्र गति से मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? सी ए डेटन ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समान घनत्व और विभिन्न गहराई किसका मत है? सामान्य घनत्व विभिन्न गहराई, ये मत है किसका? एरी का है ए ऑप्शन। समान गहराई और विभिन्न घनत्व किसका मत है? ये प्राट का मत है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानते हैं। सबसे पहले इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा इनमें से? तो फ्लोरिडा की धारा जो है गर्म जलधारा है, बाकी सारी ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में प्रमुखतः पाई जाती हैं। तो मुख्यतः नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है। पृथ्वी के जो है एकदम से नज़दीक में सबसे नीचे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा, प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंटेज है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन का परसेंटेज है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? उन्हीं को व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभच्चक के नाम से जानी जाती है? हिमभच्चक के नाम से चिनूक को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत अवस्थित है किस मंडल में? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस नहीं है। वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस कौन सी नहीं है? जलवाष्प परिवर्तनशील गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान गिरने की दर को क्या कहते हैं? धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान गिरने की दर को हम लोग सामान्य पतन दर कहते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है। अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है उपोष्ण कटिबंध में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर वायु दाब की पेटियों की संख्या, पृथ्वी पर वायु दाब पेटियों की संख्या कितनी है बेटा? 7 पेटियां हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गर्म स्थानीय पवन कौन सी है? गर्म स्थानीय पवन लू होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। किस स्थानीय हवा को हिमभक्षक भी कहा जाता है? हिमभक्षक किसको कहते हैं बेटा? चिनूक नाम की हवा को हिमभक्षक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। किसको कहा जाता है? चिनूक हवा को हिमभक्षक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, यानी ठंडी जल धारा? अगुलहास की धारा नहीं है, बाकी सारी हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली जलधारा। मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम धारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रवाल भित्ति को आकृति के आधार पर विभाजित किया जाता है। प्रवाल भित्ति को आकृति के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए 26% से 27%। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। युति वियुति या सिजगी की स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? युति वियुति या सिजगी की स्थिति में आने वाले ज्वार को हम लोग दीर्घ ज्वार कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित स्थितिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्थितिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बेटा? हाइरिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईटी जलवायु प्रदेश किसके लिए है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईटी जलवायु प्रदेश जो है ये टुंड्रा जलवायु प्रदेश के लिए है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति। नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति होती है आपकी डेल्टा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाकी जलप्रपात यानी झरना, कैनियन और बी आकार की घाटी, ये सब जन नदी की अपरदनात्मक स्थलाकृतियों से बनती हैं, जबकि डेल्टा निक्षेपणात्मक से बनता है। अटलांटिक महासागर की धारा कौन सी नहीं है? देखिए, बेंगुला धारा, कनारी धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा, ये सब अटलांटिक महासागर की धारा, जबकि क्यूरिसियो धारा नहीं है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, भू संतुलन के सिद्धांत में किसने कहा था कि घनत्व में समानता एवं गहराई में परिवर्तन? बताएं। घनत्व में समानता और गहराई में परिवर्तन प्राट महोदय का मानना था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस जलधारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है? हम्बोल्ट जलधारा के नाम से पेरू की धारा को जानते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है?
रूपांतरित चट्टानें जो अपना रूप बदल देती हैं, तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट, ये सब रूपांतरित चट्टान है, अपने रूप को बदल करके बनी, जबकि ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है किससे? ये बलुआ पत्थर से बनता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बलुआ पत्थर को बदलता है, बलुआ पत्थर जो है ये क्वार्टजाइट में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन से रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण। रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान कौन सी है? जिप्सम होती है, ए ऑप्शन। ग्रेफाइट का रूपांतरण किस चट्टान में होता है? ग्रेफाइट का रूपांतरण जो होता है वो कोयला में हो जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अभ्रक किस चट्टान का रूपांतरण है? अभ्रक जो होता है ये सैल से बनता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। संगमरमर किस प्रकार के परिवर्तन का परिणाम है? तो संगमरमर जो होता है ये संपर्कीय होता है, संपर्कीय प्रकार का परिवर्तन है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, धरातल के अंदर पाताल भाग में निर्मित विशाल गुंबदाकार चट्टान को क्या कहते हैं? धरातल के अंदर पाताल भाग में निर्मित विशाल गुंबदाकार चट्टान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैथोलिथ के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन। ये आपका किससे बनता है? मैग्मा से ही बनता है, ठीक है, जो आपका निकलता है ज्वालामुखी के उद्गार के समय। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक 75% किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक 75% जो चट्टानें हैं वो आपको अवसादी चट्टानें मिलेंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें जो ज्वालामुखी से निकलती हैं, बनती हैं। अवसादी चट्टानें जो किसी के अपर्दन अपक्ष से बन मतलब कि अपक्षय पर्दन से यानी घिस पिट करके बनती हैं। रूपांतरित चट्टान अपने रूप को बदल देती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय प्रायद्वीप में अधिकांशतः कौन सी चट्टान का बाहुल्य है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। भारतीय प्रायद्वीप मतलब कि जो दक्षिण भारत वाला इलाका पूरा है वहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है काली मिट्टी है, और काली मिट्टी देखते किससे बनी है? ज्वालामुखी के उद्गार से बनी है। प्रायद्वीप वह स्थान होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। इसे दक्षिण भारत जो है इधर से बंगाल की खाड़ी से, इधर से आपका अरब सागर से, इधर से हिंद महासागर से, 3 तरफ से जल से घिरा, इसलिए इस एरिया को प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका चुका, निम्न में से कौन सा परतदार चट्टान है? परतदार चट्टान कौन सी इनमें से? खड़िया जो है परतदार चट्टान है, सी ऑप्शन। चूना पत्थर है एक, चूना पत्थर क्या होता है बेटा? एक अवसादी सेल है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, होस्ट पर्वत का उदाहरण है, बताएं। होस्ट होस्ट पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो वासजस पर्वत जो है होस्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन से, नवीन मोड़दार पर्वत कौन सा है? इनमें से देखेंगे जो हिमालय पर्वत है, नवीन पर्वत है, और मोड़दार पर्वत है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, अवनति तथा अभिनति का निर्माण होता है। अवनति और अभिनति का निर्माण जो होता है वलन में होता है। अवनति और अभिनति ये आपका जो चोटी घाटी होता है इसी को अवनति अभिनति कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब दो चट्टानें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं तो किस भ्रंश का निर्माण होता है? तो जब दो चट्टानें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं तो ऐसे भ्रंश को रूपांतरण भ्रंश कहते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका, विभ्रंश घाटी किसके परिणाम स्वरूप बनती है? विभ्रंश घाटी किसके परिणाम स्वरूप बनती है? तो विभ्रंश घाटी भ्रंशन के परिणाम स्वरूप बनती है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वलन का ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? वलन का ऊंचा उठा हुआ भाग कहलाता है अपनति, ठीक है, और नीचे धंसा हुआ भाग जो कहलाता है उसको कहते हैं अभिनति। वलन इस तरीके से होता है, तो ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं अपनति और इसको बोलते हैं अभिनति, अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, ठीक है। ऊपर वाला भाग आपका होता है अपनति और नीचे वाला भाग होता है आपका अभिनति, ठीक है। चले, अपनति किसका परिणाम होता है? अपनति जो होता है ये वलन का परिणाम होता है, बी ऑप्शन। भूपटल को प्रभावित करने वाले आकस्मिक बलों में से कौन शामिल है? भूपटल को प्रभावित करने वाले आकस्मिक बलों में कौन शामिल है बेटा? ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन तीनों शामिल हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, प्रश्न आ चुका है, प्रबल भ्रंशन क्रिया के द्वारा निर्मित तलीय किनारे को क्या कहा जाता है? बताएं। प्रबल भ्रंशन क्रिया के द्वारा निर्मित तलीय किनारे को क्या कहते हैं? तो गिरपदीय कगार कहते हैं इसको, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका भ्रंश, प्रश्न आपका आ चुका, भ्रंश तल के सहारे शैल परतों में होने वाले लंबवत विस्थापन को क्या कहते हैं? तो भ्रंश तल के सहारे शैल परतों में होने वाले लंबवत विस्थापन को हम लोग क्षेपण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है? तो घाटी है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित यूराल पर्वत किस वर्ग का पर्वत है?
तो यूराल पर्वत जो है प्राचीन मोड़दार पर्वत की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन मोड़दार पर्वत कौन सा ही हिमालय पर्वत है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वत किस वर्ग का पर्वत है। तो अपलेशियन पर्वत जो है बेटा ये पर्वत श्रेणी है एक प्रकार का, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध रासायनिक अपक्षय से नहीं है। रासायनिक अपक्षय से किसका संबंध नहीं है। तो नाइट्रोजनीकरण ये रासायनिक अपक्षय नहीं, बाकी कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण और जलयोजन ये तीनों होता है रासायनिक अपक्षय। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका कौन सा है, पोटापैक्सी। फोटोपैक्सी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो भूकंप विज्ञान, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश, संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है वो क्या है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है उसी को भूकंप मूल कहते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सबसे तीव्र गति भूकंपीय लहर, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। तो पी लहर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ज्वालामुखी उद्गार से निस्तृत पदार्थ, ज्वालामुखी उद्गार से निस्तृत पदार्थ को लावा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृति नहीं है। देखिए लैकोलिथ जो है आंतरिक स्थलाकृति है, पृथ्वी के अंदर ही बन जाती है ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही, जबकि लावा डार्ट, सिंडर, शंकु और काल्डेरा ये सब ज्वालामुखी के बाद बनते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी होने के बाद में ऊपर बनते पृथ्वी के ऊपर। अगला क्वेश्चन से आपका भौतिक और यांत्रिक अपक्षय का कारक नहीं है। भौतिक और यांत्रिक अपक्षय का कारक इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, बाकी सूर्यातप, ढाल, दाब और तुषार ये सब आपके भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के कारक होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है नदी के अपर्दनात्मक अपर्दन कार्य से निर्मित स्थलाकृति। नदी के अपर्दन कार्य से निर्मित स्थलाकृति कौन सी होती है, वो है आपकी नदी वेदिका अपर्दन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है नदी के जीर्ण अवस्था में निर्मित निक्षेप जनित स्थलाकृति। निक्षेप यानी कूड़ा जो उसका नदियों के साथ बहा कल के ले जाती है वो उससे नदी के जीर्ण अवस्था में निर्मित जो एक प्रकार से निक्षेप जनित स्थलाकृति उसी को पेनी प्लेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बी आकार की घाटी का निर्माण नदी किस अवस्था में करती है। तो जब नदी युवा अवस्था में होती है तब बी आकार की घाटी का निर्माण करती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर्दनात्मक जो है स्थलाकृति होती है आपकी बी आकार की घाटी। भूकंपों का देश किसे कहा जाता है। भूकंपों का देश कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों से बिल्कुल भिन्न है। देखिए अन्य तीनों से भिन्न इनमें से है आपका जैसे जुरेसिक, क्रेटेशियस और ट्रियासिक ये तीनों अलग हैं, जबकि प्लीस्टोसीन ये अलग है आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लहरें तरल से होकर के नहीं गुजरती हैं। तरल से होकर के नहीं गुजरती हैं, यस तरंगे जो होती हैं वो तरल से होकर के नहीं गुजरती। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर जब इनकी तरंगों को भेजा जाता है भूकंपीय तरंगे तो सेकेंडरी तरंगे जो होती हैं वो गायब हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है वेगनर के अनुसार गोंडवाना लैंड में सम्मिलित था। गोंडवाना लैंड में सम्मिलित कौन सा था। देखिए एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका ये आपका अंगारा लैंड या लारसिया के भाग हैं तीनों, जबकि दक्षिणी अमेरिका जो है आपका ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर क्यों मुड़ जाती है। तो कोरियोलिस बल की वजह से मुड़ जाती है। उस कोरियोलिस बल की वजह से पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, उसी से दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ जाती है और उत्तरी गोलार्ध में दाएं मुड़ जाती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ग्रैंड कैनियन है इनमें से, ग्रैंड कैनियन जो है एक नदी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका भूकंप की कौन सी लहरें सबसे तीव्र होती हैं। तो भूकंप की कौन सी लहरें सबसे तीव्र होती हैं बेटा, प्राथमिक लहरें सबसे तीव्र होती हैं। ए ऑप्शन। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उसके किनारे को क्या कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती तो उस किनारे को हम लोग कौन से प्लेटें, उसको हम अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं। अभिसारी, ठीक है, अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रत्यक्ष डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो आपका होता है हुआंगहो नदी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नदी की युवा अवस्था में बनने वाली स्थलाकृति कौन सी है। नदी की युवा अवस्था में बनने वाली स्थलाकृति होती है आपकी गार्ज। ठीक है,
अगर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। गार्ज, बी आकार की घाटी सब बनती हैं। विश्व में सबसे बड़ी ग्रैंड कैनियन कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रैंड कैनियन है आपकी कोलोराडो नदी पर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ज्वार नदमुख ही डेल्टा का उदाहरण है। ज्वार नदमुख डेल्टा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? वो है गोदावरी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें बरखान का निर्माण होता है? बरखान का निर्माण जो होता है बेटा शुष्क प्रदेशों में होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। छत्रक की रचना किसके द्वारा होती है? छत्रक जो बनता है बेटा किसके द्वारा बनता है? छत्रक बनता है किसके द्वारा? बिल्कुल पवन के द्वारा। यानी जब हवाएं उड़ती हैं और क्या होता है कि छत्रक ऐसे बन जाता है, इस कुकुरमुत्ता जैसे बन जाता है। ठीक है, जो बालू वाली इस इलाके होते हैं वहीं पर क्या होता है, नीचे की चट्टान वाला तो कठोर है, बगल बगल की चट्टान थोड़ी सी डाउन थी तो झड़ जाती है, उड़ जाती है, और जो कठिन कठिन चट्टानें हैं वो बच जाती है, तो इसे छत्रक बन जाता है। ठीक है, कुकुरमुत्ता के जैसा। बालू का स्तूप किसके द्वारा बनता है? बालू का स्तूप भी नदी के द्वारा, सॉरी, वायु का प्रदनात्मक रूप होता है, बी ऑप्शन पवन के द्वारा बनाई जाती है। फियोर्ड कहाँ नहीं पाए जाते हैं? फियोर्ड जो होते हैं चिली नहीं पाए जाते, चिली देश में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है? तो इनमें से बरखान जो है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यारडंग का संबंध निम्नलिखित में से अपर्दन के किस अभिकर्ता से है? यारडंग का संबंध जो है पवन से है, यारडंग का निर्माण पवन के द्वारा होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से अवक्षेप मैदान आउटवाश प्लेन का संबंध निम्नलिखित में से किस अपर्दन से संबंधित है? तो हिमानी से रिलेटेड है, बी ऑप्शन हिमानी यानी कि ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन से इंसलबर्ग का संबंध निम्नलिखित में अपर्दनों में से किससे है? इंसलबर्ग जो होता है पवन से यानी कि हवा से होने वाला अपर्दन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक इंसोलेशन। सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य तप को सभी कारक प्रभावित करते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका आता है सूर्य किरणों का तिरछापन, सौर विकिरण की अवधि और सौर कलंक, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सब प्रभावित करते हैं इसको, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सौर विकिरण का कितना हिस्सा पहुंच पाता है? तो पृथ्वी पर सौर विकिरण का जो है 2/4वां हिस्सा पहुंचता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य तप को प्रवर्तित करता है? तो इनमें से कौन बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आपका होता है वो नवपात हिम से आच्छादित भूमि जो होती है वो। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती है, क्यों? रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी इसलिए रहती हैं विकिरण की वजह से, बी ऑप्शन। तापमान प्रतिलोमन के लिए आवश्यक दशाएं, तापमान प्रतिलोमन के लिए आवश्यक दशाएं होती हैं आपकी शुष्क और शांत वायु, स्वच्छ आकाश और हिमाच्छादित धरातल, डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। मुक्ताब मेघ का निर्माण होता है, मुक्ताब मेघ का निर्माण बताएं। ये होता है समताप मंडल में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से वायुमंडल का कौन सा मंडल DEFG परत में बांटा गया है? तो आपका होता है आयन मंडल या ताप मंडल, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओजोन के लिए हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत रेफ्रिजरेटर, विमान, वातानुकूलित यानी AC वगैरह से निकलता है, डी ऑप्शन। इन सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, CFC गैस। ओजोन परत की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ओजोन परत की खोज किसने की थी बेटा? G फोरमैन ने की थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। लवणता की मात्रा अधिक किस में पाई जाती है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लवणता की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है किस में? मृत सागर में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से निम्नांकित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नांकित में कौन सम्मिलित नहीं है बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल कौन सही सम्मिलित नहीं है इसका? 54 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन। देखिए, ब्राजील धारा दक्षिणी अटलांटिक सागर है, ठीक। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास हिंद महासागर की धारा, ठीक है। हमबोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत की नहीं है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से शीत समुद्री धारा, निम्नलिखित में से शीत समुद्री धारा कौन सी है? तो हमबोल्ट धारा शीत समुद्री धारा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन जलडमरू मध्य से अलग करता है? तो एशिया व उत्तरी अमेरिका को कौन जलडमरू मध्य से अलग करता है? तो वो है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है, बी ऑप्शन। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर स्थित है? ग्रेट साल्ट झील स्थित है कहाँ पर बेटा?
अमेरिका यानी यूएसए में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? सबसे गहरा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग होता है महासागरीय मैदान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आंतरिक सागर कौन सा है इनमें से? आंतरिक सागर आपका है कैस्पियन सागर, आंतरिक सागर है, सी ऑप्शन। सार्गेसो समुद्र की विशेषता है, सार्गेसो समुद्र की विशेषता कौन सी है? विशिष्ट समुद्री वनस्पतियां, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मेरियाना ट्रंच है। ये आपका कितना गहरा है बेटा? चैलेंजर या मेरियाना गर्त जो है 11,033 मीटर गहरा है गड्ढा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैवमंडल शब्द का व्यापक प्रयोग किसने किया था? जैवमंडल शब्द का व्यापक प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर आपका वर्नाडस्की ने किया था, बी ऑप्शन। जैवमंडल के संघटक तत्व हैं, जैवमंडल के संघटक तत्व आपके अजैविक संगठक, जैविक संगठक, ऊर्जा संगठक तीनों होते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जैवमंडल के अंतर्गत हरे पौधे, नीले, हरे शैवाल, लाइकेन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आते हैं आपके प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, धरातल पर ऊर्जा का सर्वप्रधान स्रोत कौन सा है? धरातल पर ऊर्जा का सर्वप्रधान स्रोत होता है सूर्य, अपना भगवान सूर्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। खरगोश, गिलहरी, बकरी और चूहा किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? ये सब आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ए ऑप्शन। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से आते हैं? मानव, बाज, मछलियां, ये सब तृतीय उपभोक्ता हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पौधों के विषण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पौधों के विषण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है आपका? मानवीय हस्तक्षेप, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषण जंतुओं द्वारा होता है? कौन सा विषण जो है जंतुओं के द्वारा होता है? तो मौसमी विषण, क्रमिक विषण और त्वरित विषण सभी होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, सर्वाधिक प्रजाति विविधता वाला कटिबंध किसे कहा जाता है? सर्वाधिक विविधता वाला कटिबंध किसको कहते हैं बेटा? तो कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसकी प्रमुख विशेषता है, बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसकी प्रमुख विशेषता विशिष्ट प्राणी समुदाय होती है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।